तो कैसे हैं आप लोग। तो चलते हैं अपनी आज की नई वीडियो पर। और वीडियो का टॉपिक है क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1। और इसमें हम पार्ट बाई पार्ट इस लेसन को समझ रहे थे, जो कि प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप इससे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सीख सकते हैं। आज हम सीखेंगे पार्ट 5। तो देखते हैं पार्ट 5 में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि सेल्सियस तापमान से केल्विन में और केल्विन तापमान से सेल्सियस में कैसे हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। दूसरी बार में हम देखेंगे संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तीसरे में देखेंगे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। चौथे में देखेंगे विसरण क्या होता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो टॉपिक है सेल्सियस व केल्विन में संबंध क्या है। तो सबसे पहले समझेंगे सेल्सियस केल्विन होता क्या है। पूरी दुनिया में टेम्परेचर को नापने के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं। टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से नापा जाता है और इंडिया में ये जो पैमाना है वो होता है सेल्सियस। सेल्सियस में हम लोग तापमान नापते हैं। इसी तरह फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, लेकिन सेल्सियस में ज़्यादा नापा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय रूप से, मतलब अगर आप इंडिया में नहीं या अब्रॉड में हैं कहीं पर, तो हम लोग जो टेम्परेचर है उसे केल्विन में नापते हैं, केल्विन में। तो हमें पता होना चाहिए कि अपने हम सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कैसे बदलें और उन्हें बता सकें अगर हम अब्रॉड में हैं तो संबंध सीखते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर जो है सेल्सियस पर है, डिग्री सेल्सियस में है, तो आप उसे केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो जो आपका टेम्परेचर है, टी है मान लो आपका टेम्परेचर, उसमें आप 273 अगर जोड़ दें तो ये जो टेम्परेचर आएगा, आंसर आएगा, ये केल्विन में आएगा। मतलब 273 डिग्री सेल्सियस अगर आप जोड़ देते हैं, जो आपका डिग्री सेल्सियस तापमान आपने दिया है, तो वो केल्विन में बदल जाएगा। अगर इसी तरह हम इस वाले तापमान को जो ऑलरेडी केल्विन में दिया हो, इससे हमें सेल्सियस में परिवर्तित करना हो, तो हम क्या करेंगे। मान लो कि ये जो टी टेम्परेचर है ये इस टाइम पे केल्विन में है, तो इससे हम 273 के घटा देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर मिलेगा वो टी डिग्री सेल्सियस में होगा। तो समझने वाली बात ये है कि अगर टेम्परेचर जो है सेल्सियस में दिया है तो और केल्विन में बदलना है, तो केल्विन एक बड़ी राशि है, इसलिए इसका मात्रक, इसकी जो इकाई होगी वो बड़ी होगी। लेकिन सेल्सियस छोटी इकाई है, तो इससे हमें घटाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो किसी ने दिया 25 डिग्री सेल्सियस, इसे कहा जा रहा है केल्विन में बदलो। केल्विन में कभी भी आपको डिग्री नहीं लगाना, ये बात याद रखना। केल्विन में डिग्री का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि केल्विन पूरा केल्विन खुद है, लेकिन हमें डिग्री सेल्सियस लगाना पड़ता है क्योंकि डिग्री के बिना ये सेल्सियस कोई काम का नहीं है। तो केल्विन में जब बदलेंगे तो क्या करेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस में हमें जोड़ना है 273, और जब 273 जोड़ा तो हम देखते हैं कि हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा, 5 3 8 7 2 9 और 2। तो ये हमारा जो आंसर आया ये केल्विन में आया है। तो 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में जब बदलेंगे तो वो 298 केल्विन बन जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल लिया हमने 373 डिग्री केल्विन, इसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, हमें घटाना पड़ेगा। तो 373 में हमने घटा दिया 273, तो जो आंसर आया है वो क्या आया है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे आपस में बदलेंगे। अब कुछ गौर फरमाने वाले नोट हम देखते हैं यहाँ पे। नंबर 1 नोट है कि स्वस्थ मनुष्य होता है जो उसका टेम्परेचर, स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसी तरह दूसरा नोट, दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ आप सुधार कर लीजिए, 37 डिग्री सेल्सियस है। चलिए दूसरा हम पॉइंट देखेंगे कि जो हम देखते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जब हम केल्विन में बदलते हैं तो ये हमारा 273 के होता है। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है उससे हम केल्विन में बदलेंगे तो वो 373 के आएगा। तो आपकी जो बुक में है वो ज़्यादातर 373 के और 273 के यूज़ है, तो आपको समझ जाना है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस की बात की जा रही है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है विसरण। विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूज़न। विसरण क्या होता है, जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया होगा इस चैप्टर का, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, तभी आपको ये बात में आपको अच्छे से समझ में आएगी क्लियरली।
तो विसरण होता क्या है? हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो कण होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, उनके बीच में स्पेस होती है। तो जब वो स्पेस होती है तो कोई दूसरा पदार्थ अगर उसी पदार्थ में डाला जाए, मिक्स किया जाए, तो वो स्पेस में भर जाती है। मतलब वो दूसरा पदार्थ उस स्पेस में भर जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे हम शिकंजी का। जल के अंदर रिक्त स्थान होता है। जब ये रिक्त स्थान में ही हम चीनी डालते हैं तो वो चीनी घुलकर इन रिक्त स्थानों में भर जाती है। इसी भरने को हम लोग विसरण कहते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। समझ गए होंगे। एग्जाम्पल में ले लीजिए आप, चीनी पानी का घोल। मतलब इन दोनों के बीच में जो चीनी है ये पानी के रिक्त स्थानों में भर जाती है और इसी भरने को हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है संगलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को ही हम लोग कहते हैं प्रसुप्त ऊष्मा या छुपी हुई ऊष्मा। तो सबसे पहले समझेंगे संगलन। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नंबर 3 में आपने देखा होगा संगलन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी हो तो पहले उसे समझना, ठीक है, तब यहाँ पर आप मूव करना। तो ये संगलन जो होता है ये क्या होता है? ये संगलन हम कहते हैं ठोस का गलना, मतलब ठोस का द्रव में बदलना। तो कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उस क्रिया को संगलन कहते हैं। ठीक है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा से क्या मतलब है? आपने देखा होगा बर्फ जब पिघलती है, वो गर्मी में आकर पिघलती है, तो वो गर्मी से ऊष्मा खींचती है और तब वो पिघलेगी। ठीक है, जो बर्फ है वो टेम्परेचर ज़्यादा होने पर पिघलेगी। वो ठोस अवस्था में है तभी तो द्रव में बदलेगी जब उसे टेम्परेचर मिलेगा। तो वो टेम्परेचर के द्वारा उसने ना गर्मी खींची है, मतलब उसने कुछ छुपी हुई ऊर्जा या कुछ छुपी हुई ऊष्मा ग्रहण की है, तब वो पिघल पाई है। तो यही हमारी कहलाएगी संगलन की गुप्त ऊष्मा, छुपी हुई ऊष्मा। तो लिखते हैं वायुमंडलीय दाब। आपको नहीं पता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है जो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के अंदर दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसके कारण पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है, उसे वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो वायुमंडलीय दाब पर, और ये वायुमंडलीय का मान कितना? एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम 1 kg ठोस को उसके गलनांक आप लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ का और जल का गलनांक। तो इस टाइम पे ये गल जाता है, मतलब जो ठोस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद द्रव में परिवर्तित होती है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर ही तो द्रव में बदलेगा। गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी उसे एनर्जी चाहिए, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? वह संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। आप इससे बहुत कुछ ये लर्न कर सकते हैं। तो मैं केवल आपको मेनली पार्ट्स पढ़ा रही हूँ ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे लेसन को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए यहाँ गलन की थी, ठीक है, ठोस का द्रव में बदलना था, लेकिन अब वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, मतलब गैस में परिवर्तित होना, क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ठीक है, ही डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है कि एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को
1 किलोग्राम द्रव लिखा है, इसको आप समझ जाना, 1 लीटर लिखा है, तो 1 लीटर द्रव को उसके क्वथनांक आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक पर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ये गैस में नहीं बदलेगा, तो उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने या वाष्प में बदलने, गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो आज हमने 4 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट मैं आपका क्लियर करने जा रही हूँ। वो डाउट क्या है कि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि गैस और वाष्प क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो मैं बता दूँ ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। ये दोनों ही इज़ नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, गैस जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस या उससे बाद, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो चीज़ ऑलरेडी गैस अवस्था में हो, जो चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर पर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस अवस्था में है, वो चीज़ गैस कहलाएगी। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर या विशेष तापमान पे जो नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है, तो इस नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आपको इस वाले जो विशेष टेम्परेचर पे अगर आपको कोई भी चीज़ वाष्प अवस्था में दिख रही है, गैस अवस्था में दिख रही, तो वो हमारी वाष्प कहलाएगी। दोबारा समझाती हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई द्रव है वो ऑलरेडी गैस अवस्था में है, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ गैस में है वो गैस कहलाएगी। ठीक है, और जो एक विशेष टेम्परेचर पे गैस है मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे तो द्रव था, 25 डिग्री सेल्सियस पे जो चीज़ द्रव थी लेकिन उसको और गर्म किया और उसका टेम्परेचर बढ़ाया, ये टेम्परेचर बढ़ाने का साइन है, जब उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया तब वो गैस बनती है, तो वो वाली जो ये गैस है ये वाष्प कहलाएगी। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो गैस हो वो गैस है, लेकिन जो नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव था और बाद में उसका जब टेम्परेचर बढ़ाया गया तब वो गैस में बदला, तो वो हमारी वाष्प कहलाएगी। ठीक है, ये आपका डाउट मुझे समझ आया होगा कि आपको भी क्लियर हुआ है और मुझे भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमने आज के अपने सारे टॉपिक ख़त्म किए हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे, इसी के साथ में कुछ और डाउट्स जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, आपको समझ में आया हो मेरा जो मैंने समझाया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इस चैनल पर 9th और 10th की पूरी साइंस पढ़ाने वाली हूँ, तो अगर आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।